गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमारे बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड यूनिट है। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो आप ध्यान में रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई भी अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य उपयुक्त विकिरणों के अवशोषण से होने वाले संक्रमणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं। उसमें अलग अलग तरह की क्या होती है, ऊर्जाएं होती है। जब उन ऊर्जाओं पर क्या है, जब हम कोई भी उपयुक्त रेडिएशन, जो विजुअल रीजन है, विजुअल रीजन की रेडिएशन जब उसमें हम डालते हैं, तो क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषण करके उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चले जाते हैं। चलने के कारण क्या होगा, उसकी संरचना का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये उसी तरह से होता है जैसे हमारी बॉडी का हम क्या लेते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे लेने के कारण क्या होता है, हमारी जो बॉडी की जो बोन्स है उसके बारे में हमें पता चलता है। वैसे ही जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम करते क्या है बेटे, इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरणें, एक तो जो हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं, और पदार्थ के मध्य जो भी आपने ये पदार्थ लिया है, जो भी मॉलिक्यूल लिया है, जिसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, के मध्य क्या होता है, अंतःक्रियाएं होती है या इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होने के कारण क्या होगा, उसमें विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या होता है बेटा, संक्रमण होता है। संक्रमण होने का हम उसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी आणविक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना है, जैसे एक्सरे हमारी बॉडी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, वैसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो किसी भी अणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन करती है। ठीक है, अब इसमें अब क्या होगा, कोई भी अणु जो होते हैं वो अब स्पेक्ट्रम जो भी हमें जैसे संरचना मिलेगी उसको अपने क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम का प्रकार क्या होगा कि वो विकिरण का अवशोषण कर रहा है या उत्सर्जन कर रहा है। हो सकता है कोई भी अणु हो वो क्या है, पहले से ही उत्तेजित अवस्था में हो। जब उत्तेजित अवस्था होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। तो अस्थायी होने के कारण क्या होगा कि उसकी प्रकृति या नेचर क्या होगी कि मैं ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो भी अवशोषित ऊष्मा है उसका उत्सर्जन करता है। या अगर कोई अणु जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, मूल अवस्था के अंदर है, तो अगर आप उसके अंदर उपयुक्त रेडिएशन डालते हैं, विजुअल रीजन की उपयुक्त रेडिएशन डालते हैं, तो वो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अवशोषण करके क्या होगा, जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो उत्तेजित अवस्था के अंदर चले जाएंगे। तो जो स्पेक्ट्रम है उसका प्रकार किस पर निर्भर करता है, वो इसके ऊपर, या तो उसमें अवशोषण होगा या क्या होगा, उसके अंदर उत्सर्जन होगा, उस पर निर्भर करता है। अब स्पेक्ट्रम में रेखाएं बनती कैसे हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई भी दो आणविक ऊर्जा स्तर ले लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक आणविक ऊर्जा स्तर क्या लिया है, इसके अंदर En ले लिया, और दूसरा कौन सा ले लिया, Em ले लिया। ठीक है बेटा, मैंने ले लिया, इसमें दो आणविक ऊर्जा स्तर लिए हैं। अब मान लेते हैं En जो है ये कौन सा है, निम्न ऊर्जा स्तर है कौन सा, ये निम्न ऊर्जा स्तर है। कौन सा है बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर है, यानी कि ग्राउंड स्टेट वाला ये स्तर है। जब हम यहाँ से क्या करते हैं, उसके अंदर रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन HNu लिखा है, या इसको आप लाइट लिख सकते हो या आप इसको प्रकाश लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। लाइट भी लिख सकते हैं, प्रकाश भी लिख सकते हैं, और HNu भी लिख सकते हैं। जब आप इसमें HNu डालेंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था के अंदर चला जाता है। तो यानी कि निम्नतम अवस्था में अणु पर, जैसे मान लिया कोई भी आवृत्ति, न्यू आवृत्ति का प्रकाश जो है वो क्या होगा, आपतित होगा, उसके अंदर जब हम डालेंगे तथा इसकी ऊर्जा किसके बराबर होता है, हमको पता है E किसके बराबर होता है बेटा, HNu के बराबर है। तो HNu जो है वो दो आणविक ऊर्जा स्तर कौन सा है, एक तो En है और एक कौन सा है बेटा, Em है। ठीक है, दो आणविक ऊर्जा स्तरों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है, ये हमेशा एक्साइटेशन तब भी होगा जब उस रेडिएशन, आपने जो रेडिएशन यूज की है, जैसे मैंने अपने कोई भी रेडिएशन अलग अलग यूज करते हैं, तो E जो होता है वो डार्कली प्रोपोर्शन क्या होता है, 1/n होता है। तो अगर हमें तरंग दैर्ध्य पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो जो भी आपने किरणें आपतित की है उसकी ऊर्जा तथा इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा स्तर है, ये वाला डेल्टा E Em-En, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि एक तो जो आपतित ऊर्जा है वो, यानी कि जो आपतित ऊर्जा है बेटा वो
और दूसरा कौन सा, डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब दो जो ये जो ऊर्जा स्तर है, कौन से, ये वाला और ये वाला, इनके बीच ऊर्जा का, एक तो इनके बीच ऊर्जा का अंतर कौन सा बेटा, डेल्टा ई, तथा दूसरी जो विकिरणें आपने आपतित की है वो ऊर्जा अगर बराबर होती है, जब वो बराबर होगा तब अणु क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा अवशोषण, क्योंकि यह ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, उत्तेजित अवस्था के अंदर चला गया। उत्तेजित अवस्था जो होती है, ये जो अवस्था है, ये उत्तेजित अवस्था है ईएम वाली, ये जो उत्तेजित अवस्था है ईएम, ये क्या होती है, हमेशा अनस्टेबल होती है। क्या होती है बेटा, अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। और इसकी प्रकृति क्या होती है कि मैं वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं या निम्नतर ऊर्जा अवस्था के अंदर आ जाऊं। तो ये क्या करेगी, जो भी ऊर्जा इसने अवशोषित की थी, यहाँ हमने ऐसे दिखाया, इसका मतलब ये अवशोषित कर रही है। यहाँ हमने ऐसे दिखाया, इसका मतलब ये क्या है, जो अवशोषित ऊष्मा थी उसको उत्सर्जित कर देता है। तो कितनी अवशोषित उत्सर्जित करेगा, वो hν के बराबर ही करेगा। तो ये वापस जब यहाँ पे आएगा तो इसको आपने क्या कहेंगे, उत्सर्जन, क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं बेटा इसको, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये तो हमें ध्यान में रखना है कि जो स्पेक्ट्रा है वो हमारा दो तरह का होता है, या तो अवशोषण हो सकता है या क्या हो सकता है बेटा, उत्सर्जन हो सकता है। अब हम इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं दूसरी ओर, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरी ओर यदि संक्रमण उत्तेजित अवस्था से कहाँ आ रहा है, निम्न अवस्था में होता है, तो आपका क्या हो रहा है, तब hν ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा हमारा कितना है, दो तरह का हो सकता है, या तो अवशोषण हो सकता है या क्या हो सकता है बेटे, उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, अब भाई अगर आपका क्या होता है, या तो उत्सर्जन हो रहा है या क्या हो रहा है बेटा, अवशोषण होता है, तो एक ऊर्जा स्तर से, मान लीजिए ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर कोई जा रहा है, या दूसरे ऊर्जा स्तर से वापस पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। वो सभी जो होते हैं ये इस तरह के आपके जो है इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में या उच्चतर से निम्नतर में ऐसे सीधे नहीं आते। उसके आने के लिए एक नियम का फॉलो किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, सिलेक्शन रूल कहते हैं। तो जितने भी आणविक स्पेक्ट्रा आपके प्राप्त होते हैं वो किसके नियम के द्वारा, सिलेक्शन रूल के द्वारा। ठीक है बेटे, इसके द्वारा ही प्राप्त होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती क्या है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो होती है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी तरंगों के रूप में की जाती है जो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र में गमन करती है, तथा ये दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसी तरंगे मान सकते हैं कि जिसमें क्या हो कि विद्युत क्षेत्र और तरंग क्षेत्र जो आपका है उन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और उनके बीच में क्या होती है, ये जो रेखाएं हैं वो गमन करती है। ठीक है, तो इनको चूंकि ये विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के अंदर गमन करती है, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है बेटे, अब क्या होता है इसके अंदर, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जो आपका मॉडर्न क्वांटम प्रिंसिपल है उसके अनुसार क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की व्याख्या हम ये मानते हैं कि जो ऊर्जा जो होती है वो किसके रूप में होती है, बंडल्स के रूप में होती है, या क्वांटा के रूप में होती है, या पैकेट्स के रूप में होती है। और उन पैकेट्स को अपने क्या कहते हैं, फोटोन के रूप में हम ये मानते हैं, इनकी व्याख्या की जाती है। इनके जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, देख लीजिए। एक तो है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र जो होंगे इसमें परस्पर क्या होंगे बेटे, लंबवत होते हैं। ठीक है, परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। फिर दूसरा होता है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अब हम बोल रहे हैं, जैसे वॉइस है, वॉइस को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। ठीक है, अगर माध्यम में एयर है, वातावरण है, तभी मेरी जो आवाज़ है वो दूसरे तक जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। लेकिन जो हमारी वॉइस होती है, अगर मैं निर्वात में कुछ बोलूँगा तो मेरी आवाज़ जो है वो आप तक नहीं पहुँचेगी।
तो ये ध्यान में रखना है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे माध्यम हो या नहीं हो, ये अपनी उसी स्पीड से क्या करती है, आपका संचरण करती है। इनको हम किसके द्वारा पहचानते हैं, इनको तरंग दैर्ध्य या आवर्ती के द्वारा हम इसको पहचान देते हैं। और इन ध्यान रखना है इनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है, अर्थात ई जो होगा वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, न्यू के होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो ई जो है ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि आवर्ती बढ़ती है, न्यू, आवर्ती को किसके द्वारा करते हैं बेटा, न्यू, जैसे थोड़ा सा वी जैसा बनाते हैं इसको, यूं वी करके थोड़ा यूं कर देते हैं, ठीक है, यूं करता है, इस टाइप में कर देते हैं, तो आवर्ती के तो समानुपाती होती है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है, जितनी ज़्यादा आवर्ती होगी उतनी उसकी ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हो गया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके अलग अलग हम अध्ययन करेंगे कि आपका आवर्ती क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है बेटे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।